अगर आप अगले 1 साल एक बढ़िया कैलिबर, एक बढ़िया डेडिकेशन के साथ में आप मतलब पढ़ाई करेंगे ना, तो ये नौकरी आपको मिल जाएगी। तो और क्या चाहिए आपको ये बताइए। इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि पहले दिन ही अपना विज़न ये बना लो कि सर हमें जो है इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूँगा। अगले 8 से 9 महीने जिस ट्रैक पर आप चलने वाले हैं उसकी शुरुआत हमें आज करनी पड़ेगी। हमारा नींव जितना मजबूत होगा ना, हमारा मेरे भाई बिल्डिंग भी उतनी मजबूत बनेगी। अगले 8-9 महीने तो हम आपको पढ़ाएँगे ही, कौन-सी ये ज्ञान की बातें बताएँगे। लेकिन आज आपको इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपका पहले विज़न क्लियर हो। मैं ये नहीं चाहता हूँ यहाँ पर कि मेरी चिकनी-चुपड़ी बातों में आप मेरे कोर्स के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएँ, क्योंकि पता है क्या होगा? हो सकता है आप मेरे भाई मेरी बातों से इन्फ्लुएंस होकर के मेरे कोर्स में एनरोल भी कर लो। लेकिन क्या पता आपका सपना कुछ और बनने का, सरकारी नौकरी आपके लिए है और अगर है तो कौन-सा है? क्योंकि मैं बच्चों को पहले दिन ही ये बात बोलता हूँ कि बेटा एक पोस्ट मेरे भाई फिक्स कर लेना तुम, और उस पोस्ट को अपने नाम के आगे मेरे भाई लगा लेना। अगर तुम्हें एमईए बनना है तो अपने नाम को आज ही एप्लीकेशन पे एडिट करके एमईए राहुल लिख लेना। अगर तुम्हें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है तो आईटीओ जो है मनीष लिख लेना। इससे क्या होगा ना कि डेली के डेली आप भी उस चीज़ को फ़ील कर पाओगे कि हाँ यार, ये मेरी मंजिल है, ये मेरा मुकाम है और इसके बिना मैं रुकूंगा नहीं, इसके बिना मैं थकूंगा नहीं, मुझे यहीं पर जाना है, मुझे यहीं पर पहुंचना है। और जब तक मैं यहाँ पहुंच ना जाऊं तब तक मैं सांस नहीं लूंगा। मैं अगर आपका नाम भी लूँ तो सिर्फ सत्यम भारद्वाज ना करके लूँ मेरे भाई, यहाँ पर मैं सीएसएस सत्यम भारद्वाज लूँ, सीएसएस शंकर सिंह लूँ यहाँ पर, इस तरीके से, ताकि आपको भी अच्छा फील हो। तो सबसे बढ़िया जो नौकरी होती है ना भाई, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की होती है। जैसे विशाल से अगर हम बात करें, कांस्टेंट बात होती रहती है यहाँ पर, तो इन्होंने काफ़ी कुछ बताया कि सर अभी जैसे मैं एएसओ इन एमईए के पद पर हूँ। एएसओ का मतलब होता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। एमईए में भी, विदेश मंत्रालय में भी अलग अलग पद होते हैं। अब ये लड़का जैसे नौकरी कर रहा है, इसकी इनहैंड सैलरी जो है 75 से 80 हज़ार रुपये इसके हाथ में आ जाती है, कटकुट करके प्रोविडेंट फंड के सारा करके। ठीक है। अब 2 साल दिल्ली में नौकरी करने के बाद में इस भाई साहब के पास में ये मौका हो जाएगा कि ये विदेश में किसी भी कंट्री में जाकर के नौकरी कर सकते हैं। लेकिन उसकी भी एक हायरार्की होती है। पहले एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी, जैसे भारत में होता है वैसे ही एक्स कंट्री, वाई कंट्री, जेड कंट्री होता है। ठीक है। तो ये अलग अलग शहरों में धीरे धीरे प्रमोशंस करते जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये हो जाती है ना कि अगर भारत में इनको 70-80 हज़ार की सैलरी मिल रही है, और अगर मान लीजिए यहाँ पर ये सपोज करिए पाकिस्तान में इनकी पोस्टिंग हो जाए, अफगानिस्तान में हो जाए, सऊदी अरबिया में हो जाए वहाँ पर, तो इनकी जो सैलरी होगी वो वहाँ की करेंसी के हिसाब से होगी, जहाँ पर इनको 2 से 2.5 लाख रुपये महीने बड़े आराम से बन जाएंगे। इतना कहीं पर भी नहीं गया है। उसके बाद में सबसे बड़ी बात होती है कि पूरा उस कंट्री का जो सबसे टॉप अस्पताल होता है, वहाँ पर ये अपनी फैमिली का फ्री में इलाज करा सकते हैं, अपने बच्चों को फ्री में वहाँ पर पढ़ा सकते हैं। तो आमतौर पर एक व्यक्ति की जो इनकम होती है वो ज़्यादातर इलाज में और पढ़ाई में इन्हीं पर खर्चा होता है, और ज़्यादातर रहने पर होता है। सरकार रहने को क्वार्टर दे ही देती है, इलाज के लिए अस्पताल है ही, बच्चों को पढ़ाने के लिए है ही। जैसे अगर ये विशाल है, अगर ये चाहें, जैसे मानो 2-3 साल ये लंदन में पोस्टेड हैं, उसके बाद में ये भारत आना चाहते हैं, और इनके बच्चे चाहते हैं कि आईआईटी में या एनआईटी में इनके बच्चों का एडमिशन हो जाए, तो यहाँ पर ये बड़े आसानी से बिना एंट्रेंस के माध्यम से भी अपने बच्चों के वहाँ पर एडमिशन करवा सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जो लोग फॉरेन में पोस्टेड होते हैं वो भारत भला क्यों आएंगे आईआईटी में एडमिशन कराने? वो बाहर की यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, अलग अलग जगह पर अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। ये मुझे कैसे पता चलता है? यही बच्चे जो हमारे अपने स्टूडेंट सेलेक्टेड होते हैं, कभी उनसे बातें हो रही होती हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ये बता रहे होते हैं कि सर जो हमारे सीनियर है, आज उनका बच्चा लंदन यूनिवर्सिटी में है, आज किसी का कैम्ब्रिज में है, किसी का हार्वर्ड में है, कहीं से कोई एमबीए कर रहा है, कहीं से कुछ कर रहा है। तो आप इस बात को समझिए कि क्यों आपके घर वाले सरकारी नौकरी को कहते हैं कि एक सरकारी नौकरी कितनी ज़रूरी है। ठीक है। बात ये नहीं कि तुम सरकारी दामाद बन जाते हो, बात यह है कि तुम्हारी जिंदगी सुधर जाती है। अगर किसी एक व्यक्ति का सरकारी नौकरी लगता है ना, तो वो कई सारे पुश्तों युगों युगांतर तक मेरे भाई उनको आने वाली पीढ़ियों को वो सेटल कर देता है। अपनी तो लाइफस्टाइल सुधारता ही सुधारता, अपनी पिछली जनरेशन, अपनी अगली जनरेशन, आने वाले हर व्यक्ति का मेरे भाई लाइफस्टाइल वो बना देता है। तो इसलिए सरकारी नौकरी का बहुत महत्व हो जाता है। और ये चीज़ें सोचिए आप कितनी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अगले 1 साल एक बढ़िया कैलिबर, एक बढ़िया डेडिकेशन के साथ में आप नौकरी करेंगे ना, मतलब पढ़ाई करेंगे ना, तो ये नौकरी आपको मिल जाएगी। तो और क्या चाहिए आपको ये बताइए। इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि पहले दिन ही अपना विज़न ये बना लो कि सर हमें जो है इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आज ये बच्चे जितने डिपार्टमेंट में सेलेक्टेड हैं, ये भी इसी तरीके से पहली बार आपके साथ ही इसी तरीके से कैमरे में जुड़े हुए थे, इसी तरीके से हमारे बैच में जुड़े थे। कोई चैंपियंस 5.2 का था, कोई 6.2 का था, कोई 10.2 का था, इस तरीके से करके, और उसके बाद में यहाँ पर ये आज ये अलग अलग विभाग में नौकरी कर रहे हैं। हम खुद आपके पास में हैं, आपके साथ में हैं, आपके बगल में हैं, ठीक है, आपके कंधे पे अपना हाथ रखे हुए हैं, बस आप पढ़िए, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।